हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। आज हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे जो कि आपके जिसमें हम औद्योगिक क्रांति के एमसीक्यू करेंगे। ये आपके झारखंड के सहायक आचार्य एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस आविष्कार ने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी? ऑप्शंस हमारे पास है भाप इंजन, स्पिनिंग जेनी, टेलीग्राफ या कपास मशीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी के बारे में देखते हैं। स्पिनिंग जेनी, तो इसकी इन्वेंशन किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की इन्वेंशन की थी जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने इनकी इन्वेंशन की थी। और जो स्पिनिंग जेनी है वो कब इन्वेंशन कब की थी? 1764 टू 65 में की थी इन इंग्लैंड। ठीक है। और इनका नेम जेनी कैसे पड़ा? इनको मतलब कि जेनी क्यों बोले जाना, स्पिनिंग जेनी क्यों बोले जाना? क्योंकि इनकी जो स्लैंग है कम्स फ्रॉम इंग्लिश स्लैंग फॉर इंजन, क्योंकि इनकी स्लैंग इंजन से आती है। इंग्लिश स्लैंग जो इंजन है इसकी स्लैंग जेनी से आती है। ठीक, इंजन से जेनी की स्लैंग आती है। और इसका यूसेज कहाँ पर? कॉटन इंडस्ट्री में इसका यूसेज होने लगा। कॉटन इंडस्ट्री में कब शुरू हुआ इसका यूसेज? 1810 में, 1810। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये स्पिनिंग इंजन की पिक्चर देख लीजिए। चलिए स्पिनिंग इंजन, ओके, स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लौह उत्पादन में प्रगति के कारण औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई? ऑप्शंस हमारे पास कृषि, कपड़ा, स्टील या बेकिंग। आंसर इसका हो जाएगा स्टील। ठीक है। लौह उत्पादन के बारे में देखते हैं या आयरन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि इसकी इनोवेशन। लौह की इनोवेशन, जो लौह उत्पादन है ये बहुत सारे, इसके बहुत सारी और इनोवेशंस हुई, जैसे कोक्स मेल्टिंग, स्टीम इंजन में यूज होता था ये। और जो इसकी पडलिंग और रोलिंग टेक्निक, ये इसको लोह को ट्रांसफॉर्म करती थी। और ये जो पडलिंग और रोलिंग टेक्निक है ये हेनरी कोट ने शुरू की थी। हेनरी कोट ने पडलिंग और रोलिंग टेक्निक, मतलब जस्ट आपको ऐसे समझना है कि पडलिंग और रोलिंग टेक्निक वो लोह उत्पादन में यूज होती है, पडलिंग एंड रोलिंग टेक्निक। ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, इसका जो पडलिंग और रोलिंग टेक्निक का इम्पैक्ट वो लो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अच्छा पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूटिलिटी शब्द का तात्पर्य क्या है? औद्योगिक क्रांति के दौरान तकनीकी नवाचार के समर्थक, वह श्रमिक जिन्होंने कारखानों में मशीनरी के उपयोग का विरोध किया, उद्योगपति जिन्होंने बाल श्रम कानून की वकालत की, या ऐसे आविष्कार जिन्होंने युग के दौरान प्रमुख आविष्कारों पर पेटेंट कराया। आंसर इसका हो जाएगा वह श्रमिक जिन्होंने कारखानों में मशीनरी के उपयोग का विरोध किया। ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि टेक्सटाइल वर्कर थे, जिन्होंने ये मशीनरी लग रही थी या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हो रहा था तो उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में, तो इन्होंने, श्रमिकों ने इनका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको क्या बोला जाने लगा? लुडिटिस। कि जो भी इसका विरोध हो रहा था तो उनको लुडिटिस बोला जाने लगा। वो इसका विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी या मशीनरी लगेगी तो ये जो लेबर को मिलता है, काम मिलेगा, उनका काम कम हो जाएगा। ठीक है। और उनको पे स्केल, उनका पे भी नहीं बढ़ेगा, काम नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औद्योगिक क्रांति में भाप इंजन का क्या महत्व था? ऑप्शंस हमारे पास है, इसने वस्त्रों को के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम किया, बनाया। इसने परिवहन और विनिर्माण प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी। इसने टेलीग्राफ के आविष्कार को सुविधाजनक बनाया। इसने कृषि पद्धतियों में क्रांति ला दी। आंसर इसका हो जाएगा, इसने परिवहन और विनिर्मित प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी। आंसर इसका हो जाएगा ख। कि जो भाप इंजन है, भाप इंजन का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पर होने लगा? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पर होने लगा? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में होने लगा। औद्योगिक क्रांति में भाप इंजन। ठीक है। तो भाप इंजन, स्टीम इंजन के बारे में देखते हैं।
जो स्टीम इंजन है इसका इन्वेंशन किन्होंने किया था? जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने कब किया? 1769 में। ठीक है, 17। जो हमने वो देखा था स्टीव जेनी वाला, जो हमने पीछे स्पिनिंग जेनी देखा था, वो उसकी इन्वेंशन कब हुई थी? 1765 में हुई थी। और ये जो स्टीम इंजन है इसकी इन्वेंशन कब हुई? 1769 में। और इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। और जो स्पिनिंग जेनी है उसका कहाँ पर था? कॉटन इंडस्ट्री में। ठीक है, कॉटन कॉटेज इंडस्ट्री में। और इसकी इसने बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें कि मैकेनाइज किया फैक्ट्रीज को। स्टीम इंजन ने मैकेनाइज फैक्ट्री को किया। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसके बहुत ज्यादा पैमाने पर रोल है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही रोल है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को क्या किया? इम्प्रूव किया। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर स्टीम इंजन आया है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, ज्यादा मशीनें ज्यादा उत्पादन करने लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुटीर उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस: कारखाने में बड़े पैमाने पर विनिर्माण, व्यक्तिगत घरों में छोटे पैमाने पर उत्पादन, या 20वीं सदी के दौरान औद्योगिक जासूसी, या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पद्धतियां। आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तिगत घरों में छोटे पैमाने पर उत्पादन। ख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कारखानों, तो आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तिगत घरों में छोटे पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, जो लोग अपने होम में, अपने घरों में या छोटी सी दुकान या वर्कशॉप पर कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इनका किसी कंट्री की इकोनॉमी में या किसी किसी देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इनका किसी देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और ये प्रोडक्शन इनको ज्यादा, इनको जो प्रोडक्शन करने के लिए मिनिमल इक्विपमेंट एंड स्मॉल वर्कफोर्स चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े बंदी आंदोलन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? बड़े बंदी आंदोलन क्या होता है? ठीक है, ये हम पहले नेक्स्ट बाद में करते हैं, पहले हम ये ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस है क, इससे समुदायिक कृषि प्रतिबंध पद्धतियों का विस्तार हुआ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े बंदी आंदोलन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शंस हमारे पास: इससे समुदायिक कृषि पद्धतियों का विस्तार हुआ, इसके परिणाम स्वरूप छोटी जोते बड़े घिरे हुए खेतों में संगठित हो गई, इससे ग्रामीण श्रमिकों के शहरी क्षेत्रों में प्रवास को प्रस्तावित किया, इसका कृषि पद्धतियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके परिणाम स्वरूप छोटी जोतें बड़े घिरे हुए खेतों में संगठित हो गई। ठीक है, तो ये जो बड़े बंदी आंदोलन कहाँ पर चला था? इंग्लैंड में चला था, मतलब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में चला था। और इससे क्या हुआ था, ये जो छोटी छोटी लैंड्स थी ना, जो छोटे फार्मर्स थे उनकी छोटी छोटी लैंड्स थी, तो वो जो बड़े फार्मर्स थे उनकी लैंड्स में क्या है, मर्ज कर दी गई थी और उनको शहर भेज दिया गया था काम करने के लिए। ठीक है, ये बड़े स्केल पर हुआ था इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये मूवमेंट कब से कब तक चला है? 60 to 90th सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 19वीं सदी के फैक्ट्री अधिनियमों का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस: कारखानों में बाल श्रम को बढ़ावा देना, कारखानों के श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति और घंटों को विनियमित करना, श्रमिक संघों के गठन को प्रोत्साहित करना, या कारखानों में मशीनरी का उपयोग करना। आंसर इसका हो जाएगा कारखानों के श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति और घंटों को विनियमित करना।
ठीक है। 19वीं सदी में जो फैक्ट्री अधिनियम, जैसे कि अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो बहुत सारे नए नए तरीके लोग अपना रहे थे कि अपने उत्पादन को बढ़ाया जाए। इससे वो क्या है, जो छोटे बच्चे उनको भी काम पर लगा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत अभी लंबे समय तक चलने वाला था, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि कुछ ना कुछ नियम बनाए जाए इसके लिए, ताकि ये रेगुलेट रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कारखानों में श्रमिक के लिए काम करने की स्थिति और घटना को विनियमित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने में कोयले ने क्या भूमिका निभाई है। ऑप्शंस है, इसका उपयोग मुख्य रूप से समृद्ध घरों में सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह भाप इंजन चलाता है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और परिवहन में सुविधा होती है। इससे विलासित की वस्तु के रूप में अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। उद्योगीकरण का पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो कोयले का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इससे भाप, इसको कोयले का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, भाप इंजन चलाता है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और परिवहन में सुधार आता है। ओके, और जो कोयले के और भी बहुत सारे यूज हैं। और जो कोयला है वो किसके लिए, पावरिंग स्टीम इंजन इसके लिए यूज होता है, वो हमने पीछे देख लिया, पावरिंग भाप चलाने के लिए। ठीक है, स्टीम इंजन को पावरिंग करने के लिए। इंक्रीज आयरन प्रोडक्शन, आयरन की प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है कोयले का। और फैसिलिटेटिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन। ठीक है, स्टीम इंजन का यूज ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, लोकोमोटिव इंजन में इसका यूज होता था, लोकोमोटिव इंजन में। और इसका यूज कहाँ पर होता है, चलिए बस इतने यूजेस के। तो औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने में कोयले ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति के दौरान शहरीकरण का परिणाम नहीं था। बड़ा बढ़ता प्रदूषण और पर्यावरण का संरक्षण, श्रमिक वर्ग के लिए बेहतर रहने की स्थिति, या शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ और अस्वच्छ रहने की स्थिति, मलिन बस्तियों का विकास और सामाजिक असमानता। आंसर इसका हो जाएगा, श्रमिक वर्ग के लिए बेहतर रहने की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, परिणाम नहीं था, नहीं था पूछा है। ठीक है, ये देख लेना कि पहले क्या पूछा गया, नहीं था तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे जैसे हो रहा था, शहरीकरण बढ़ रहा था, और जो श्रमिक थे, गांव के लोग हैं, वो शहरों की तरफ जा रहे थे। ठीक है, भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी। जितना अभी, अब जैसे वहां पर पीछे आंदोलन हमने देखा है। ठीक है, उस आंदोलन में क्या किया जा रहा था कि जो छोटे किसान थे उनकी जमीनों को बड़े किसानों की जमीनों में मिलाया जा रहा था, और उनको शहर भेजा जा रहा था। इससे क्या है, भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी, भीड़ ज्यादा बढ़ेगी तो अस्वच्छता ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और इससे छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण होगा, और प्रदूषण और पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान, प्रदूषण फैलेगा और पर्यावरण को नुकसान जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1800 मतलब 1851 की महान प्रदर्शनी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1851 की महान प्रदर्शनी के लिए बनाया गया क्रिस्टल पैलेस इसका प्रतीक है। ऑप्शंस है, औद्योगिकरण का पतन, औद्योगिकरण क्रांति की स्थापत्य उपलब्धियां, यूरोप में साम्यवाद का प्रसार, या ब्रिटेन में साम्यवाद का पुनरुद्धार। आंसर इसका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति की स्थापित उपलब्धियां। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की स्थापित उपलब्धियों से हमें क्या मिला था, मतलब कि क्रिस्टल पैलेस मिला था। और ये जो क्रिस्टल पैलेस कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्रिस्टल पैलेस, औद्योगिक क्रांति के महा परिणाम स्वरूप किस आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ। ऑप्शंस, व्यापारिकता, पूंजीवादी, सामंतवादी, या समाजवाद। आंसर इसका हो जाएगा पूंजीवादी। जैसे कि औद्योगिक क्रांति हुई तो पूंजीवादी का सबसे ज्यादा क्या है, आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ, पूंजीवादियों का सबसे ज्यादा उदय हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औद्योगिक क्रांति का लैंगिक भूमिकाओं और श्रम पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शंस, इस अवधि के दौरान महिलाओं को बड़े पैमाने पर कार्यबल से बाहर रखा गया था। फैक्ट्री श्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, और विशेषकरण कपड़ा मिलों में।
कार्यबल पर पुरुषों का वर्ष रहा, जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। संपूर्ण औद्योगिक क्रांति के दौरान लैंगिक भूमिकाएं अपरिवर्तित रही। आंसर इसका हो जाएगा फैक्ट्री श्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिस विशेषकरण कपड़ा मिलों में। जैसे कि औद्योगिक क्रांति हुई, हमने पीछे देखा स्पिनिंग जेनी, ठीक है, जो कि कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, उसकी आविष्कार हुआ। अब आविष्कार हुआ कपड़ा मिलों में सबसे ज्यादा महिलाओं का योगदान है, ठीक है, महिलाएं वहां पर काम करती है और महिलाओं की भागीदारी फैक्ट्रीज में बड़ी है। आंसर इसका हो जाएगा ख, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीवाद के सिद्धांतों पर एक मौलिक कार्य द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा? ठीक है, पूंजीवादी के सिद्धांतों पर एक मौलिक कार्य द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा। ऑप्शंस है हमारे पास कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन मैनार्ड कीन्स या फिर फ्रेडरिक हर्ड। ऑप्शंस हमारे पास है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन मैनार्ड कीन्स या फिर फ्रेडरिक हर्ड। आंसर इसका हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में देखते हैं। तो ये जो एडम स्मिथ थे, ये 18th सेंचुरी के स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने ये बुक लिखी, इन्होंने ये लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये बहुत पॉपुलर रही है उस टाइम पर। बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखा था 1976 में लिखा था, ठीक है। इस बुक के जो की आइडियाज थे वो डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ए हंटर स्टेज, ठीक है। इसमें एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को डिस्कस किया है, जिसमें ये दिखाया गया ए हंटर स्टेज विदाउट प्रॉपर्टी राइट और फिक्स्ड रेजिडेंस टू नोमैडिक एग्रीकल्चर विद शिफ्टिंग रेजिडेंस, ठीक है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक जो व्यक्ति है वो हंटर हुआ करता था, उसके बाद में उसके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं थे, उससे वो शिफ्ट होकर वो कहाँ से हुआ, कहाँ पर आ गया, फिक्स्ड रेजिडेंस में आ गया, ठीक है। जैसे कि वो एक हंटर था, उसके बाद वो नोमैडिक एग्रीकल्चरल बना, देन उसके बाद वो फिक्स्ड रेजिडेंस बना। तो ये आइडियाज उस बुक में दिखाया गया है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो यही तक थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू।